हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म की। ठीक, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा या हम क्या पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व डिसोसिएशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल कंपाउंड्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट होकर कुछ और कंपाउंड्स दे देंगे। ठीक है, बोथ सॉलिड एंड गैसेस, जहाँ पे कंपाउंड सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। एंड फेस इक्विलिब्रियम भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। फेस इक्विलिब्रियम यानी जहाँ पे वेरियस क्या हो, फेस ट्रांजिशन हो। हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ फेसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फेस ट्रांजिशंस या फेस इक्विलिब्रिया आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। कौन कौन से पढ़ते हो, जहाँ सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जहाँ लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जहाँ सॉलिड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, या एक एलेट्रोपिक फॉर्म और दूसरे एलेट्रोपिक फॉर्म में भी एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। जहाँ हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र में एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म और दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र एंड रोम्बिक सल्फ़र। ये तो थी बातें केमिकल इक्विलिब्रियम की। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में हो गया था, अब हमारा फोकस जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट होगा आयनिक इक्विलिब्रियम पे। पहला सवाल यही उठता है कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं क्या हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर, यानी वाटर में अगर आप वीक एसिड या वीक बेस ऐड करोगे तो ये जो वीक एसिड होगा और बेस होगा डिसोसिएट होके क्या दे देगा, आयंस दे देगा। और आयंस और अनडिसोसिएटेड वीक एसिड और वीक बेस में कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होके आयंस दे देते हैं। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है, यानी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और डिसोसिएटेड आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम की फॉर्म होगा वो हम किस में पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। या हम पढ़ते हैं किस तरह से, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, वो किस तरह से डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में। या हम डिसोसिएशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, वाटर किस तरह से डिसोसिएट होके आयंस दे देता है, बहुत वीकली डिसोसिएटेड होता है लेकिन फिर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे देता है। फिर उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट इन वाटर किस तरह से वाटर के प्रेजेंस में कैसे डिसोसिएट होता है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। द कंपाउंड विच गिव्स आयन आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने यहाँ पे कहा जब आप वीक एसिड या वीक बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो एसिड या बेस जो होता है वो डिसोसिएट होके आयंस दे देता है। लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। तो वहाँ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होता है जो सॉल्यूशन में जाके क्या हो, डिसोसिएट हो। अगर ये डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रोलाइट तभी जाके एक आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, वरना अगर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट ही नहीं हो तो आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। ठीक, तो वो सब्सटेंस जो वाटर में जाके आयंस में कन्वर्ट हो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। या मोल्टन स्टेट में, यानी वो सॉलिड जो लिक्विड स्टेट में क्या प्रोड्यूस करे, आयंस प्रोड्यूस करें, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट के एसिड्स होंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। बेसिस होंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो।
और क्या होंगे, सॉल्ट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको आप वाटर में अगर डिज़ोल्व करोगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी सारे जो आपने मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व किए हैं, सारे मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएंगे और आयंस प्रोड्यूस करेंगे। उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये दोनों सॉल्ट्स हैं, किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, दे आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज तो होगा, आयंस में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में क्या होगा, आयोनाइज होगा। यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे, यानी डिसोसिएट नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं दे हैव लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत ही कम होता है। Their aqueous solution contains ions in equilibrium with undissociated molecules। मैंने पहले भी कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे कुछ ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके आयंस दे देंगे, मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और जो कुछ मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हुए हैं उनके आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा। चूँकि यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हैं इसलिए हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल आ गया वीक एसिड और वीक बेस। वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड है एसिटिक एसिड। देखिए ये एसिटिक एसिड है, किस में कन्वर्ट हुआ, एसीटेट आयन में, और प्रोटॉन रिलीज़ किया क्योंकि एसिड है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 4, 5 या 10 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होकर आयंस दे देगा, बाकी 95 या 90 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। तो ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और वो मॉलिक्यूल जो डिसोसिएटेड हो चुके हैं इन दोनों के बीच में क्या एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक। थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आ जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उन सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में जाके यानी वाटर में जाके डिसोसिएट नहीं हो या मोल्टन स्टेट में भी डिसोसिएट नहीं हो। इन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। एग्जाम्पल है इथेनॉल है, शुगर है, ग्लूकोज है और यूरिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। अब सवाल ये उठता है सर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में बी डिफाइंड एज fraction of total number of molecule of an electrolyte which dissociated into ions। यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का जो क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है आयंस में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इन टू आयंस। ठीक है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट के जो किस में डिसोसिएट हो चुका है, आयंस में डिसोसिएट हो चुका है,
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट के आपने क्या किए थे, डिसॉल्व किए थे। तो इन दोनों को आपको डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा जो क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है आयंस में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फ़ा वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएटेड होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए इलेक्ट्रोलाइट के तो क्या होगा, सिर्फ 5 मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होंगे। तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा बराबर होगा 0.05। दैट मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट वो 1 से यानी यूनिटी से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। देखिए 0.05 1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम इसी तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट होंगे आयंस में वो ज़्यादा होता है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स अगर आपने डिज़ोल्व किए हैं इलेक्ट्रोलाइट के वाटर में तो उसमें से तकरीबन सारा डिसोसिएट हो जाता है आयंस में इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लेते हैं 99 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड हुए हैं तो अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, 0.99, जो किसको अप्रोच कर रहा है, यूनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो गया वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में डिसोसिएटेड हुए हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही ज़्यादा कम होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही ज़्यादा होता है, और ऑलमोस्ट 1 को क्या करता है, अप्रोच करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। पहला जो होगा वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा अल्फ़ा वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट हैव हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्गर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। ये तो हो गया पहला फैक्टर जिस पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम एक इलेक्ट्रोलाइट को किस में, वाटर में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एसीटेट आयन बनेगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, यानी आप एसिटिक एसिड को कौन से सॉल्वेंट में क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, उस पे भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी सल्यूट हमारा एसिटिक एसिड ही है, यानी इलेक्ट्रोलाइट हमारा एसिटिक एसिड ही है, लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से एसिटिक एसिड क्या होगा, आयनाइज होगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अलग अलग सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड की क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे किस तरह से डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। द आयनाइजिंग पावर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का
इस एसिड को या इस इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करने का जो पावर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस सॉल्वेंट की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का इज ए मेजर, वो मेजरमेंट है और हाउ वेल सॉल्वेंट कैन इंसुलेट, यानी सॉल्वेंट कितने अच्छे से क्या कर सकता है, अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से इंसुलेट कर सकता है, एक दूसरे से अलग रख सकता है। सॉल्वेंट जितना अच्छे से अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से अलग रख पाएगा उतना ही सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। यानी कोई भी सॉल्वेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में कन्वर्ट करने का जो पावर है या आयनाइजिंग पावर है वो उस सॉल्वेंट के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, किसी भी सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट वो मेजरमेंट है कि कितने अच्छे से सॉल्वेंट अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को एक दूसरे से इंसुलेट या अलग करके रख सकता है। जितने अच्छे से सॉल्वेंट अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से इंसुलेट करके अलग करके रख पाएगा उतना ही सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है यानी आयंस को अच्छे से इंसुलेट कर पा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स किस में कन्वर्ट होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में कन्वर्ट होंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है उतना ही अच्छे से सॉल्वेंट आयंस को इंसुलेट कर पाएंगे एक दूसरे से, तो ग्रेटर विल बी द आयनाइजिंग पावर ऑफ सॉल्वेंट, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट का आयनाइजिंग पावर होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को आयंस में कन्वर्ट करने का पावर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट जो है आयंस को एक दूसरे से आसानी से क्या कर पाएंगे, इंसुलेट करके रख पाएंगे या अलग करके रख पाएंगे। तो अगर आयनाइजिंग पावर सॉल्वेंट का ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा। ये था दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप क्या कर रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने ऐड कर दिया किस में, वाटर में, ठीक है, और वाटर में जाके वो डिसोसिएट हो गया और इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करोगे, यानी उसमें आप वाटर ऐड करते जाओगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कितने इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटेंगे वो बढ़ता जाता है जितना आप क्या करते जाओगे, डाइल्यूशन करते जाओगे, जितना आप वाटर ऐड करते जाओगे। और अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो यानी बहुत ही ज़्यादा वाटर ऐड करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, यानी ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जो हमें पता चलता है कहाँ से, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ठीक है। अब देखिए अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, मोलैरिटी की बात करूं तो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो डाइल्यूशन पे क्या होगा, वाटर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप वाटर ऐड करते जा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अगर वॉल्यूम सोल्यूशन का बढ़ता जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन कम होगा अकॉर्डिंग टू ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था।
डाइल्यूशन पे क्या होगा, वाटर बढ़ता जाएगा, वाटर बढ़ेगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है जब आप डाइल्यूशन करते जाओगे यानी वाटर ऐड करते जाओगे। लेकिन ये सेम चीज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई नहीं होता है। ये हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये जो मॉलिक्यूल्स को टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि आप इन मॉलिक्यूल्स को क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप एनर्जी देते जा रहे हो, उतना ज़्यादा एनर्जी होगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किस में डिसोसिएटेड होता जाएगा, आयंस में डिसोसिएटेड होता जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आयंस में डिसोसिएट होंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। आखिरी जो फैक्टर है जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, यानी अगर एक कॉमन आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर ये क्या है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो किस में, आयन्स में डिसोसिएटेड हुआ है, तो इसमें एक और एक आयन क्या होगा, प्रेजेंट होगा जो इन दोनों से क्या होगा, कॉमन होगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा कॉमन आयन के प्रेजेंट होने की वजह से, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से और एक्स्ट्रा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से, या कोई एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होने की वजह से, इस एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन अकॉर्डेंस टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा। आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप सोडियम एसिटेट यानी CH3C+ONA को किस में ऐड करते हो, ए सॉल्यूशन में ऐड करते हो जहां एसिटिक एसिड ऑलरेडी एसिटेट आयन और H पॉजिटिव के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो सोडियम एसिटेट के एडिशन की वजह से आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा। देखिए कैसे होगा, जब आप सोडियम एसिटेट को उस सॉल्यूशन में ऐड करते हो जिसमें एसिटिक एसिड और इन आयंस के बीच में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, तो सोडियम एसिटेट जाके क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा और Na पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से देखिए ये एसिटेट आयन था जो एसिटिक एसिड ने प्रोड्यूस किया था, ये एसिटेट आयन वो हो गया जो सोडियम एसिटेट ने प्रोड्यूस किया जिसको हमने ऐड किया, जिसकी वजह से अब सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट में जो कॉमन आयन है वो क्या है, एसिटेट आयन है। तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो अगर हमें ली चैडलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा था, जहाँ पे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस कम होगा। तो स्ट्रेस कैसे बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस को कम करना है, कम करने के लिए एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कम कब होगा, जब एसिटेट आयन प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। दैट मीन्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट, जिसकी वजह से एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से एसिटेट आयन का जो क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम एसिटेट आयन या H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है।
पहले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एसीटेट आयन तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो चुका है? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा। और इस जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन है किसके? आयनाइजेशन की, एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन की, उसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन कॉमन आयन। और इसी कॉमन आयन इफेक्ट को हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। इफ ए सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इटसेल्फ, यानी ये एसिड का एक सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, एसीटेट आयन बना है और H पॉजिटिव क्या किया है? रिलीज किया है। इसी में आप एक वीक एसिड का, इस वीक एसिड का क्या ऐड कर देते हो? सॉल्ट। सॉल्ट जो हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा क्या था? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट आपने एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में ऐड कर दिया। ठीक है, तो द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज डिमिनिश, यानी इसका एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन होगा वो डिमिनिश हो जाएगा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट टू द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सप्रेस करता है किसके डिसोसिएशन को? एसिटिक एसिड डिसोसिएशन को, जो ऑलरेडी पहले से ही कम है, क्योंकि एसिटिक एसिड इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब होता क्या है? द एडिशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन, सोडियम एसीटेट ऐड करने का मतलब क्या है? कि आप एक प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो ना। सोडियम एसीटेट जो है एसीटेट आयन और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो एसीटेट आयन क्या है? प्रोडक्ट है। तो आप एक प्रोडक्ट जो है बाहर से क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो लार्जली। सो बाय द डिसोसिएशन, किसकी वजह से? सोडियम एसीटेट की वजह से। जो अब क्या करेगा? अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाओगे, प्रोडक्ट पे स्ट्रेस लगाओगे, तो स्ट्रेस को तो कम करना ही है ना। ये लीच-एडलियर प्रिंसिपल ने कहा था। तो ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। पुश द इक्विलिब्रियम्स टू द लेफ्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड अगर लेफ़्ट की तरफ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। आयंस तो कम हो गए, आयंस कम हो गया तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो गया? कम हो गया, यानी सप्रेस्ड हो गया, दबा दिया। सिमिलरली अगर आप दूसरे प्रोडक्ट को H पॉजिटिव को ऐड करोगे, कैसे? आपने इस सोल्यूशन में क्या ऐड कर दिया? HCl ऐड कर दिया। तो H पॉजिटिव अगर ऐड कर दोगे तो स्ट्रेस फिर से प्रोडक्ट बढ़ा के किया, तो बढ़ा के अगर आपने स्ट्रेस किया तो स्ट्रेस को कम करना है। कम करने के लिए H पॉजिटिव को कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम कब होगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, एसिटिक एसिड बनेगा। तो सारा जब एसिटिक एसिड अगर बनेगा तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो गया तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है किसका? एसिटिक एसिड का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी सप्रेस्ड, दबा दिया। किसने? जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव हमने ऐड किया था, क्या ऐड करके? HCl ऐड करके। इसी तरह अगर हम वीक बेस की बात करें, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो डिसोसिएट होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन को भी कौन सप्रेस कर सकता है? एक सॉल्ट, किसका? अमोनियम का। तो अमोनियम क्लोराइड अगर आप ऐड करोगे जिसमें अमोनियम आयन होगा तो अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दैट मीन्स डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी डिसोसिएशन ऑफ ए वीक बेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये सारा चीज़ किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कॉमन आयन क्या है? अमोनियम आयन है। ठीक है, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड में कॉमन आयन क्या है? एसीटेट आयन है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड में जो कॉमन आयन है वो क्या है? H पॉजिटिव है। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
तो द सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक एसिड और ए वीक बेस, ये जो सेपरेशन हो रहा है किसका, वीक एसिड और वीक बेस का, किसकी वजह से, उन्हीं वीक एसिड या वीक बेस के आयन्स के एडिशन की वजह से। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। यानी डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, किसकी वजह से, उसी एसिड और उसी बेस के आयन्स के एडिशन की वजह से। इस सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।